आज 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्मदिन या जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे, क्रांति का जब जब नाम आता है, क्रांतिकारियों का जब जब नाम आता है तो एक शख्स सबसे पहले दिमाग में आता है, उसका क्या नाम है? भगत सिंह। शुरुआत करते हैं इनके नाम से। आर्य भगत सिंह। ये नाम मैंने क्यों लिखा आर्य भगत सिंह? क्या रियलिटी में ये सरदार थे? आर्य समाज एक संगठन है स्वामी दयानंद ने जिसके पुनर्गठन किया था 1875 में। तो आर्य इसके नाम के आगे क्यों लगता है? कई लोग इसे कहते हैं भाई नास्तिक था भगत सिंह। क्या था? नास्तिक। कई लोग कहते हैं ये भाई अपने धर्म में ये सिख था। सरदार कहेंगे तो सिख भी बात आएगी, तो नास्तिक कहाँ से हुआ? सिख लोग हैं, हमारे सिख भाई हैं, वो तो भगवान को मानते हैं, 10 गुरुओं को मानते हैं, वो पूजा करते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन फिर इसको नास्तिक क्यों कहा गया? नास्तिक समझते हो ना किसे कहते हैं? किसको? जो ईश्वर वगैरह को ना माने, उसमें विश्वास ना करे, उसकी पूजा पाठ ना करे, वो क्या कहलाता है? नास्तिक। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। जगह है पंजाब में, लाहौर जिला है। क्या नाम है जिले का? लाहौर। इनके गांव का नाम था बंगा गांव। क्या नाम था? इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, और माता जी का नाम क्या था? मां विद्यावती। इनके चाचा जी का क्या नाम था? अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। इनके 2 चाचा जी थे। इनकी बहन का क्या नाम था? प्रकाश कौर। इनके दादाजी का क्या नाम था? आर्य अर्जुन सिंह। शुरुआत करते हैं अर्जुन सिंह से, इनके दादाजी से। इनके दादाजी कौन थे? कैसे व्यक्ति थे? क्या वो भी क्रांतिकारी थे? सरदार अर्जुन सिंह। सरदार अर्जुन सिंह थे जो एक बार महर्षि दयानंद का व्याख्यान सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? व्याख्यान सुन रहे थे। उसमें स्वामी दयानंद जी बताते हैं कि भाई जो सिख कौम है ना, सिख कौम, ये तो मुगल मुसलमानों के खिलाफ में जब आंदोलन करना था, लड़ाई लड़नी थी, उसके लिए तैयार की गई कौम है। जैसे हमारे अंग्रेजों ने जाट रेजिमेंट तैयार की थी, मराठा रेजिमेंट तैयार की थी, ऐसे ही जब मुगलों के साथ लड़ाई हुई तो एक रेजिमेंट या कौम तैयार की थी जिसका नाम रखा गया था सिख कौम। क्या नाम रखा गया था? हाँ, तुम तो सिख मुगलों के आने के बाद हुए ना, उससे पहले तुम लोग क्या थे? सभी हिंदू धर्म में ही तो रहने वाले थे, वैदिक सनातन धर्म को ही तो मानने वाले थे। तब हाँ स्वामी दयानंद ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, हे सिखो तुम पुनः वेदों की तरफ लौटो, वैदिक धर्म को अपनाओ, सनातन धर्म को अपनाओ। इस व्याख्यान से सरदार अर्जुन सिंह उस दिन के बाद आर्य अर्जुन सिंह बन गया। और सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक पुस्तक उन्होंने पढ़ी जिससे वो बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने उस दिन के बाद क्रांति में अपना कदम रख लिया। एक पुस्तक जिन्होंने सरदार अर्जुन सिंह को आर्य अर्जुन सिंह या क्रांतिकारी अर्जुन सिंह बना दिया, ये वो पुस्तक है जिसको पढ़कर अनेक क्रांतिकारी, जब अंग्रेज थे वो फांसी पर ले जाया करते ना, भाई चला आज आपको फांसी है क्रांतिकारियों को, तो उनका जो बिस्तर होता था उनके बिस्तर से निकलती थी वो पुस्तक। क्या नाम उस पुस्तक का? सत्यार्थ प्रकाश। ये जो खून बिल्कुल कहते हैं ना जिसे बर्फ हो चुका है, उसमें भी संचार पैदा कर देती है, ये है वो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, जो कि जिसने क्या किया था? सरदार अर्जुन सिंह के खून में भी क्रांति का उबाल ला दिया था दोबारा।
सरदार अर्जुन सिंह बड़े प्रभावित हुए। महर्षि दयानंद ने खुद अपने हाथों से उनको यज्ञोपवीत धारण करवाया था, जनेऊ। सरदार अर्जुन सिंह को खुद महर्षि दयानंद ने, तब वो प्रभावित हुए थे। हाँ भाई, वेदों की तरफ लौटना चाहिए, यही धर्म है जो हमें क्रांति सिखाता, यही धर्म है जिस पर हमें मरना मिटना चाहिए। यह सरदार अर्जुन सिंह की कहानी, रियलिटी। सरदार अर्जुन सिंह ने ही बीज बोया था क्रांति का भगत सिंह के परिवार में। सरदार अर्जुन सिंह, जब भगत सिंह का जन्म हुआ ना, उनकी माताजी माँ विद्यावती, इनके पिताजी और इनके दोनों चाचा अंकल भगत सिंह के, वो जेल में थे उस टाइम पर जब भगत सिंह का जन्म हुआ। वो कहते ना, एक गाना है, भगत सिंह ने जन्म लिया, उस शेर ने जब जन्म लिया, बाप जेल में जा रहा था, है ना, मासूम शर्मा गाना ऐसा। तो जेल में गए हुए थे उनके पापा जी भी और उनके दोनों चाचा भी जेल में थे उस टाइम पर। लेकिन सरदार अर्जुन सिंह ने मां विद्यावती को एक पुस्तक दी थी, जिस पुस्तक का नाम है संस्कार चंद्रिका, जो महर्षि दयानंद के द्वारा लिखी हुई थी। किसके द्वारा लिखी हुई थी? महर्षि दयानंद के द्वारा लिखी गई थी। इसमें संस्कार दिया जाता है कि बच्चा कैसे पैदा करना है, अगर बच्चा पेट में तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, संस्कार विधि दिखाई गई है वेदों के अनुकूल। और ये एक ऐसा दीवाना जो कहते हैं आज के टाइम पे फैन, है ना, महर्षि दयानंद का दीवाना हो चुका था, उसकी विचारधारा का इन्हें एक ऐसा भूत सवार हो गया था। उस दिन के बाद इन्होंने क्रांति की और अपने दोनों पोते भगत सिंह और जगत सिंह, भगत सिंह के भाई का क्या नाम था? यहाँ भाई रह गया। जगत सिंह, इन दोनों का यज्ञोपवीत करवाया था, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करवाया था इन दोनों को। और उसी दिन इन दोनों को प्रण दिलवाया था, भगत सिंह को और जगत सिंह को। इनका जो यज्ञोपवीत किया था पंडित लोकनाथ वाचस्पतिर, ये नाम था उनका पूरा, पंडित लोकनाथ कह सकते हो आप खाली। उन्होंने भगत सिंह का यज्ञोपवीत किया था, उन्हें जनेऊ पहनाया था, यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं जिसे। और तब इन दोनों को प्रण दिलवाए थे भाई आप इस राष्ट्र के लिए मरोगे जियोगे, राष्ट्र के लिए जो भी करना राष्ट्र के लिए करोगे आज के बाद। तब सरदार अर्जुन सिंह एक बात कहते हैं, मैंने अपने दोनों बेटों का, यानी कि दोनों पोतों का, बेटों का तो दे ही चुका था, दोनों पोतों का मैं आज इस राष्ट्र को दान देता हूं। ये दोनों मेरे पोते इस राष्ट्र के लिए क्रांति पैदा करेंगे और इस भारत मां को दोबारा इस गुलामी की बेड़ियों से, बंधन से आजाद करवाएंगे। ये सरदार अर्जुन सिंह की किस्सा, जो प्रभावित किससे थे? मुख्यतः स्वामी दयानंद सरस्वती से। और उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक इसने कौन सी पढ़ रखी थी? सत्यार्थ प्रकाश। अर्जुन सिंह ने ना एक खुद भी पुस्तक लिखी थी जो कि उर्दू या गुरुमुखी लिपि, पंजाबी कहते हैं जिसे, उसमें थी। उस पुस्तक का नाम दिखाया गया है, वो पुस्तक इन्होंने महर्षि दयानंद से ही प्रेरित होकर लिखी थी। हमारे गुरु साहब नाम वेदों की करे पुकार, हमारे गुरु साहब नाम वेदों की करे पुकार, ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने वेदों की तरफ लौटने के लिए दोबारा। हाँ, हमें ये धर्म वापिस से अपना लेना चाहिए। अब बात आती है सरदार किशन सिंह की। जो इनके दादाजी थे ना, इनका जन्म पंजाब के अंदर एक जालंधर जिला पड़ता है, वहां खटकड़ कला गांव नाम है। वहां इनके दादाजी का, इनके पिताजी का, इनके चाचा जी का, सभी का वहां जन्म हुआ था। लेकिन ये वहां से ट्रांसफर होके यहाँ आ गए थे लाहौर, यहाँ रहने लगे थे। नहीं तो इनके अगर मूल निवास बात करें तो कहाँ का है? जालंधर तो जिला है और गांव का नाम है खटकड़ कला गांव, जिनका मूल निवास माना जाता है। बात आती है सरदार किशन सिंह की। सरदार किशन सिंह जो मुख्य प्रभावित थे, वैदिक धर्म की विचारधारा से ही प्रभावित थे, ये उनकी जीवनी बताती है। अर्जुन सिंह ने अपनी जीवनी में लिखी ये बातें, किशन सिंह भी अपनी डायरी लिखता था खुद की, उन्होंने अपनी जीवनी में डाल रखी है। ये मुख्यतः महर्षि दयानंद, वो एक ही बात होती है भाई, हमारी परंपरा बन जाती है। जैसे हमारे परिवार में दादा के विचार, पिता में तो आने ही आने, पोते में तो ऑटोमेटिक आने, जैसा पिता बेटे को लगाएगा वैसा बेटा चलता रहेगा। इसी तरह
अर्जुन सिंह ने किशन सिंह को भी वही विचारधारा, आर्य विचारधारा अपनाई और देश के लिए कहा कि भाई आपको देश के लिए मरना मिटना है। इसलिए सरदार किशन सिंह ने अनेकों आंदोलनों में भाग लिया, जिसमें मुख्यतः ये होता था, बाल विवाह बहुत होते थे, है ना, मूर्ति पूजा होती थी, इसके खिलाफ उन्होंने, विवाह प्रथा होती थी जिसमें क्या होता था, विधवा विवाह नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं, ये अनेकों ऐसी प्रचलन में थी। अछूत नाम की एक भयानक बीमारी कह सकते हैं इसे, जो समाज में बनी हुई थी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू नहीं सकता, नहीं तो पाप लगेगा। इन सारी चीजों के खिलाफ इन्होंने अनेकों आंदोलन किए कि भाई आप है ना इन सारी चीजों को छोड़कर, एक होती है जन्म से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था कहते हैं जिसे, इन्होंने इसके खिलाफ अनेकों काम किए। इन्होंने कहा भाई अगर देश जाति व्यवस्था से नहीं निकला तो देश अभी तो कुछ सालों का ही गुलाम है, 1000 सालों तक और गुलाम रहेगा बनकर। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के खिलाफ इनके पिताजी ने अनेकों आंदोलन किए। कहा हम सभी क्या है, आर्य लोग, हमारी एक ही जाति, हमें वैदिक धर्म अपनाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने अनेक प्रचार किए थे सरदार किशन सिंह ने। इनके चाचा जी हैं स्वर्ण सिंह, उन्होंने क्रांति में इनके चाचा अजीत सिंह के साथ अनेकों किसानों के उसमें आंदोलन किए। सरदार किशन सिंह थे ना, जो ये मुख्यतः रामानंद, पंडित रामानंद, स्वामी रामानंद हुए हैं एक 1914 और 15 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, उसमें रामानंद से ज्यादा प्रभावित हुए थे। रामानंद खुद आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। दूसरा जिक्र आता लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ने अनेकों आंदोलन किए, जिसमें सरदार किशन सिंह उनके साथ शामिल था। तब वह आर्य समाज से प्रभावित हुआ। रामानंद खुद आर्य समाज से प्रभावित थे, लाला लाजपत राय खुद आर्य समाज से प्रभावित है। आर्य समाज वास्तव में ऐसी बगावती कौम मानी जाती है जिसने देश आजादी में शायद इससे बड़ा योगदान किसी का ना रहा हो। ये उनकी जीवनियां बताती है, जो क्रांतिकारी मर गए, मिट गए हमारे देश के लिए। एक नाम और आता है, सूफी करके है कुछ, वो भी इनके साथ जुड़े हुए थे, यानी कि अनेकों आंदोलन किए इनके पिताजी ने भी। वो कहते हैं ना भाई, इनके तो खून में ही क्या थी, क्रांति। भगत सिंह नहीं, ये तो जो बीज है ना इनके दादाजी के द्वारा, यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही बो दिया गया था इनके परिवार के अंदर। इनके चाचा जी थे, चाचा क्या नाम था, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह का 23 साल की उम्र में निधन हो गया था। इनको भी जेल में डाल दिया गया था आंदोलनों के कारण। इन्हें फिर वहां पर तपेदिक नामक एक बीमारी होती है, वो हो गई और ये सुरक्षित हार गए या शहीद हो गए देश के लिए। इनके चाचा अजीत सिंह है, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक नाम सुना है? बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर लगभग ये 20-25 कंट्रीज में गया था, अलग अलग देशों में घूमने के लिए, देश में क्रांति लाने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी इटली में मिला था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इटली में गए हुए थे। ये जर्मनी में भी गया, स्विट्जरलैंड में काफी टाइम तक रहा, अनेकों देशों में इसने भ्रमण किया। और ये एक ऐसा व्यक्ति था जो 40 भाषाएं जानता था। इनके चाचा अजीत सिंह सामान्य व्यक्ति नहीं थे कोई, कितनी भाषाएं जानता था, 40 देशों की अलग अलग भाषाएं, सारी इसको टिप्सों पर याद थी। और ये जब विदेशों में रहता था ना अजीत सिंह, इसका मुख्य काम यही होता था पेट गुजारा के लिए। विदेश में है, उस भाषा को भी जानता था, भारतीय भाषा को तो जानता ही था कि वहां पर जाकर भारतीय भाषा को सिखा दे या भारत में विदेशी भाषा को सिखा दे। पेट गुजारे के लिए इसका मुख्य काम यही था। 40 भाषाओं का जानने वाला था अजीत सिंह। अजीत सिंह बाल गंगाधर तिलक से मिला, स्वदेशी अनेकों आंदोलन किए, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय से मिलकर। ये वही अजीत सिंह है जिसने पहली बार नारा दिया था। किसानों के खिलाफ 3 नए कानून आए थे उस टाइम पर 1907 के अंदर, जो कि किसानों के पक्ष में नहीं थे, विपक्ष में थे, जो किसानों को और दुर्दर यानी गलत हालत में लेकर जाते, किसानों के हित में नहीं थे, कहने का मतलब ये है। तो इसने अनेक आंदोलन किए किसानों के पक्ष में, अंग्रेजों के खिलाफ, सरदार अजीत सिंह ने। और इसने एक नारा दिया था किसानों को साथ लेकर, पगड़ी संभाल जट्टा। कौन सा नारा था? इस पे गाना भी बनाया है ना फिर, पगड़ी संभाल जट्टा, कि तुमको दबने की जरूरत नहीं है, हे जमींदारों तुम अपनी पगड़ी को संभालो, अपनी इज्जत को संभालो, हम लड़ेंगे। इस नारे के साथ, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया था ना, है ना,
फिर ये नारा, इस नारे ने एक ऐसा काम किया, ऐसा जोश भर दिया क्रांतिकारियों के अंदर। इसी तरह किसानों के अंदर जोश भरने वाला कौन सा नारा था? पगड़ी संभाल जट्टा, ये नारा दिया। और 1947 के बाद भी अजीत सिंह जीवित रहे थे। ये लगभग 29 मार्च को वापिस आ गए थे हमारे देश में, 1947 में मार्च में, और 14-15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। जैसे ही देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री में, उन्होंने भाषण दिया ना, अब हम देश आजाद हो गया है, हम ये काम करेंगे, ये सारे काम करेंगे। तभी ही इन्होंने उनका भाषण सुना और लगभग सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ले ली। इसका मतलब शायद इसके प्राण इसलिए ही बचे हुए थे कि देश आजाद कब होगा ये देखने के लिए। देश जिस दिन आजाद हुआ 3.5 घंटे में ऑटोमेटिक, कुछ नहीं हुआ था, इनको बीमारी थी नहीं, कुछ और नहीं था, प्राण त्याग दिए। ऐसे महान क्रांतिकारियों का परिवार, वो कहते ना, तब प्रॉब्लम तब आती है, कहते हैं दे दी आजादी, गांधी को कहते हैं ना, दे दी आजादी बिन खड़ग बिन डाल, चरखे से आजादी, है ना। तो प्रॉब्लम तब आती है। अरे एक ऐसा परिवार जो पूरा का पूरा परिवार बलिवेदी पर आहूत हो गया, जिसने अपना पूरे परिवार का बलिदान दिया, और फिर कहेंगे आजादी किससे आई? चरखे से आजादी आई। इनका पूरा का पूरा परिवार क्रांतिकारी कहलाता है। मां विद्यावती ने एक इनको ऐसे संस्कार से पाल पोस कर भगत सिंह को बड़ा किया था, क्योंकि जो कहते हैं ना सबसे पहला अध्यापक या गुरु कौन होता है? माँ ही तो होती है। माँ विद्यावती, एक तो माँ ऐसी होती है, ना रे बेटा बाहर ना जाइए, जमाना खराब है ना, एक तो ये होता है। और एक ये होता है, भगत सिंह ने पूछा 1919 का जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, भगत सिंह वहां से मिट्टी उठाकर लेकर आया था। क्या उठाकर लेकर आया था? खून वाली मिट्टी, एक बोतल में बंद करके, कि माँ जिस मिट्टी को हाथ में लेकर एक प्रण करता हूं, एक वचन भरता हूं कि मैं इस देश को आजाद करवाऊंगा और इन अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दूंगा। तो एक बात पूछता जब छोटा सा होता भगत सिंह अपनी माँ विद्यावती से कि हे माँ, ये अंग्रेज कितने हैं? वो कहती है भाई थोड़े से अंग्रेज हैं, और हमारे देश में टोटल आदमी कितने हैं बुलाओ तो करोड़ों में है। तब इसकी माँ जवाब देती तो ऐसा क्यों, हम देश आजाद फिर भी नहीं हो रहा? इनकी माँ कहती है बेटा, जो हम लोग हैं ना, हमारे देश के निवासी हैं, वो एकजुट नहीं है, अंग्रेजों से दबाव में आए हुए लोग हैं। अगर क्रांति एक साथ कर दे तो अंग्रेज शायद 2-4 दिन भी ना टिक पाए, और ऐसा हुआ है कई बार। जहां से क्रांति हुई अंग्रेज वहां टिक भी नहीं पाए थे। दिल्ली का एक बार सीन आता है, 1857 की क्रांति जब हुई थी ना, 3 दिन के अंदर 51,700 अंग्रेज थे, जिसमें से 51,316 अंग्रेज मार दिए थे, 250 अंग्रेज बचे थे। वो कैसे बचे थे? उन्होंने, वो अपनी डायरी में लिखते हैं, अनेकों जो अंग्रेज हुए ना, एक अंग्रेज अधिकार जनरल नील हुआ, वो अपनी डायरी में लिखता है कि मैं तो इसलिए बच गया भाई, मैंने क्या किया, अपने शरीर के ऊपर कोयला मल लिया ताकि मैं तुम्हारे जैसा दिखूं, मेरी गोरी चमड़ी किसी को भी दिखाई ना दे, इसलिए मैं बच गया। और मेरे साथ रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया, भगमा कलर समझते ना, नारंगी वस्त्र ओढ़ लिए, जो हमारे सन्यासी लोग होते हैं, और हमारे यहाँ परंपरा सन्यासी पर कभी भी प्रहार नहीं किया जाता, इसलिए वो 250-300 अंग्रेज बच गए थे। 1857 की क्रांति का सीन था ये, दिल्ली के अंदर मेरठ वाला, मेरठ से जो क्रांति उठी थी, मेरठ छावनी से। ये पूरा परिवार का ये सीन आता है समझ में। भगत सिंह जैसे जो तो बड़े होते गए, अपनी पढ़ाई पूरी की, और वो घर से भाग गए थे। कलकत्ता जाकर, कलकत्ता आर्य समाज मंदिर में रुके कई दिनों तक। वहां पर हर दिन दोनों समय पर संध्या करते थे। वैदिक धर्म, सनातन धर्म में, जैसे इस्लाम
लोग हैं इस्लाम में रहने वाले, वो कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, है ना। इसी तरह हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में संध्या की जाती है। तो हर दिन दोनों समय संध्या किया करते थे। और इनके दादा अर्जुन सिंह की एक बात रह गई थी, वो कहते वो एक पोटली रखते थे अपने साथ में, उसमें 2 खाने होते थे पोटली में, है ना, 2 पोर्शन थे पोटली में। एक में तो होती थी सत्यार्थ प्रकाश हर टाइम 24 घंटे उनके साथ, दूसरे में होता था हवन कुंड के लिए छोटी सी तसली और समिधाएं सामग्री और घी। कि कई बार ऐसा होता था वो रेल की यात्रा करते थे, उन्हें टाइम नहीं लगता था, पूरा पूरा दिन रेल में बीत जाता था। तो लोग कहते हैं कि लोगों ने देखा है कि वो चलती रेल में भी हवन किया करते थे, इतने कटरारे समाजी। देख लो, एक दिन भी उन्होंने व्यर्थ नहीं किया कि रेल रुकेगी, इस चीज की भी राह नहीं देखी उसने, बाट नहीं देखी। और हम कहें नास्तिक, तो गलत है। ये नास्तिक की विचारधारा ना अंग्रेजियत के द्वारा हमारे अंदर डाल दी गई। ऐसे चलते चलते HSRA एक ग्रुप था जिसकी स्थापना 1924 के अंदर हुई थी। ये ग्रुप बनाया गया था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। इसमें अनेकों लोग थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे करके अनेकों व्यक्ति थे। राम प्रसाद बिस्मिल मुख्यतः इसमें ये था। इसमें 10 व्यक्ति मुख्य होते थे जो स्टार्टिंग में जुड़े थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर इस ग्रुप में जुड़ता है और अनेकों आंदोलन क्रांति करता है। और एक काकोरी कांड आता है, एक रेल को लूटा गया था भगत सिंह के द्वारा, मात्र 9 व्यक्तियों के द्वारा। कितने व्यक्ति थे? ये आश्चर्यचकित बात है आज भी कि 9 व्यक्तियों ने पूरी ट्रेन को लूटा। तो लूटा कैसे? जिसमें बहुत सारी टाइट सिक्योरिटी होती थी और एक ऐसा ताला होता था जो खजाना, सरकारी खजाना था, वो सरकारी खजाना रेल में रखकर जा रहा था। काकोरी स्टेशन पर उन्होंने रोक लिया, टाइम लगभग शाम के 10:30 के हेरफेर में था। उन्होंने रेल को रुकवाया और 9 व्यक्तियों के द्वारा उस रेल को लूट लिया गया। और एक ऐसा ताला था जिसे सरकार कहती थी ये सर्टिफाइड ताला है, जो क्या है कि गोली चला देना, इस पर गोलियों की बारिश कर दे तो भी नहीं टूटेगा। राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसा फौलादी इंसान जिसने हथौड़ा लेकर एक चोट मारी थी। अतिशोक्ति में कई कवि लिख देते हैं उन्होंने हाथ जोड़कर चोट मारी थी, नहीं, हथौड़ा लेकर एक ऐसी चोट मारी थी ताले की खील खील हो गई थी। सर्टिफाइड रखा का रखा रहेगा था अंग्रेजों का, इस ताले को सर्टिफिकेट मिला, ये नहीं टूट सकता, बम से ना बारूद से, किसी से नहीं। एक चोट मारी थी हथौड़े की। कितना फौलाद रहा होगा उस व्यक्ति के अंदर, राम प्रसाद बिस्मिल। इस ग्रुप से जुड़ा। उसके बाद बटुकेश्वर दत्त जो इनके घनिष्ठ मित्र या सबसे प्यारे मित्र कहें, जिसने आजकल कहते हैं हम बेस्ट फ्रेंड, बात करें तो बटुकेश्वर दत्त रहे हैं। बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने मिलकर असेंबली में बम फोड़ा था, जिससे ये चाहते थे कि वे पूरे देश को हम एक ऐसा संदेशा दें कि वे हम अपनी डिमांड रखेंगे, वहां मांग रखेंगे कि हमारे देश को आजाद करो। इससे क्या होगी? क्रांति जग जाएगी। ऐसा ही करके 1919 से की क्रांति थी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे भी बहुत प्रभावित था। कौन? आर्य भगत सिंह। बम फोड़ देता है, इनको जेल हो जाते हैं। उससे पहले लाला लाजपत राय इनके अध्यापक भी रह चुके हैं। इनके अध्यापक थे, लाहौर कॉलेज में इनको पढ़ाते थे। एक एक्ट आया था वहां, रोलेट एक्ट, इसका विरोध कर रहे थे, काला कानून कहकर विरोध किया गया। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगाए गए थे वहां। तो वहां पर स्कॉट नाम का एक अधिकारी होता है जो लाठियों से के लाला लाजपत राय पर प्रहार करता है और लाला लाजपत राय वहीं पर शहीद या बलिदान हो जाता है उनका वहीं। तभी भगत सिंह के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा कोर्ट में केस भी किया जाता है कि भाई हमें इंसाफ दो। वहां एक कानून आया था, इंडियन पुलिस एक्ट, इसके विरोध भी किया था उन्होंने, इंडियन पुलिस एक्ट का। 1860 में आया था वैसे तो। इंडियन पुलिस एक्ट का इन्होंने विरोध किया। इसमें क्या था?
कोई भी पुलिस वाला, उसको राइट टू ऑफेंस है, मारने का अधिकार है, लेकिन जो पिटने वाला ना, उसे राइट टू डिफेंस नहीं है, उसे अपनी सुरक्षा करने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे तो है ना, लाला लाजपत राय पर उन्होंने लाठी बरसा दी, उनको तो जेल हो गई नहीं, अधिकारियों को, पुलिस वालों को। इसके विरोध में जब उन्होंने कोर्ट में दायर किया तो ये वही कानून फिर अड़ गया। उस कोर्ट ने कहा मैं तो फंसूंगा ही नहीं, क्योंकि ये जो कानून है ये मेरे पक्ष में है, ऐसा कह के उसके साथ न्याय नहीं होता। तभी वीर भगत सिंह एक प्रण ले लेता, फिर इस कोर्ट को मार कर ही दम लूंगा, दोबारा आराम से चैन से तभी बैठ पाऊंगा जब कोर्ट को मार लूंगा। स्कॉट को मारता है, स्कॉट को मारने के लिए स्कॉट को मारने के लिए प्लानिंग बनाते हैं, उसमें चंद्रशेखर आजाद होता है और इनका एक साथी होता है सुखदेव और राजगुरु। ये सारे, इनको स्कॉट तो आता नहीं है उस ऑफिस से, सैंडर्स बाहर निकलता है। उन्होंने सोचा भाई ऐसा ही स्कॉट मारना, ऐसा ही सैंडर्स मारना, हमने तो पहले सैंडर्स को क्यों ना मार दे, स्कॉट को फिर मार देंगे। ऐसे करके सैंडर्स के गोली मार देता है। सैंडर्स की गोली लगते हैं, इन पर केस होता है, फांसी की सजा सुना दी जाती है इसके द्वारा। किस किस को? भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। जब फांसी की सजा होती है तो बात उठती है भाई भगत सिंह की फांसी को क्यों ना रोक लिया जाए या रुकवा दिया जाए। तब उसी समय पर 1928-29 के अंदर लगभग गांधी जी लंदन गए हुए थे। इनका एक बहुत बड़ा अधिकारी होता था लॉर्ड इरविन, क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के हाथ में था। लॉर्ड इरविन ने गांधी से कहा, बापूजी अगर आप चाहते हो भगत सिंह को फांसी ना हो तो ऐसा हो सकता है। गांधी का सबसे पहला जवाब था, बगैर शर्त और अंग्रेजी हुकूमत कोई काम करेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने कहा हाँ एक शर्त है। क्या? उसने कहा भगत सिंह से माफीनामा लिखवाना पड़ेगा। क्या? माफीनामा, जिसमें भगत सिंह लिख के दे हमें कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मैंने बम फोड़े, मैंने लड़ाइयां क्रांति छेड़ी, वो मेरे से गलती हुई है, कि भाई ऐसा लिखवा दो, हम भगत सिंह को क्या करेंगे, फांसी की सजा नहीं देंगे और थोड़ी सी कैद देने के बाद उसे रिहा कर देंगे। ऐसा कहकर गांधी अपने सेवक, उनका एक सेवक होता है जिसका नाम होता है सुपुर। क्या नाम होता है? सुपुर को पत्र लिखता है, टेलीग्राम लिखता है कि भाई तू उसके साथ पास जा, भगत सिंह के पास, और जो जो मैंने ये बात बताई वो सारी उनसे डिस्कस कर। सुपुर जाता है, सुपुर को एक ही जवाब देता, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कोई गलती है ही नहीं। मैंने गलत क्या किया है? मेरा देश गुलाम है, ये हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं बगैर बात का। अगर हम उसका विरोध नहीं करेंगे तो ये गलत हुआ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना मैं माफी मांगूंगा। ये कहकर एक बात समझ में आती, फिर अंग्रेज क्यों चाहते थे कि भाई, गांधी ने पहले नहीं कहा था, गांधी ने पहले नहीं कहा था कि भाई इसकी फांसी रुकवा दी जाए या नहीं। किसने कहा था? पहले इरविन ने कहा था। इरविन के पास ये मैसेज तब आया था, एक इंडिया के अंदर कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें अनेक संसदों के द्वारा, अनेक एमपीज के द्वारा ये बात कही गई थी कि इसको भगत सिंह को फांसी मत होने दो। उसका कारण था, जब 1857 की क्रांति हुई ना, इससे अनेकों लोग भड़क गए, है ना। मंगल पांडे को फांसी दी गई, अनेकों लोग भड़के, जिससे 1857 की क्रांति हुई। ऐसे ही 1870 में आर्य समाज की पहल हो चुकी थी, इसने अनेकों क्रांति की। 1870 से लेकर 94 तक, लगभग 24 साल तक आंदोलन जोर शोर पर रहा था, जो कि आंदोलन था गौ रक्षा के ऊपर। 24 साल तक आर्य समाज ने काम किया था गौ रक्षा पर बहुत ज्यादा। इनको जब दबा लिया गया, 1896 में बहुत बड़ी फिर क्रांति हुई थी। 1919 में उसने, क्या नाम था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल डायर ने। उसने ये काम किया तो बहुत सारे लोग लिखते हैं अपनी डायरी में, हमने 1919 की जो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इससे प्रेरणा लेकर अनेकों कसम खाई अंग्रेजों को मारने की। ऐसे ही सन 1931 में अगर हम इसको फांसी दे देते हैं, शायद, ऐसा लिखते हैं अंग्रेज, शायद
ये देश में अंग्रेज है ना 3 से 4 दिन भी ना टिक पाए, ऐसा भी हो सकता है, इतनी बड़ी क्रांति हो सकती है। इसलिए इरविन चाहता है कि इसे फांसी ना दी जाए, फिर अंग्रेज खुद चाहते हैं। लेकिन भगत सिंह कहता है अगर एक करतार सिंह सराभा के मरने से भगत सिंह पैदा हो सकता है। उन्होंने प्रेरणा ली थी सरदार करतार सिंह सराभा, पंजाब के क्रांतिकारी हुए हैं, और फिर कहा एक सरदार करतार सिंह सराभा के मरने से अगर भगत सिंह पैदा हो सकता ना, तो एक भगत सिंह के मरने से हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, और ये देश अब तो शायद आजाद हो या ना हो, लेकिन फिर कन्फर्म में आजाद हो जाएगा। और मैं एक बयान देता हूं, वो एक चिट्ठी है कि देश ठीक 15 साल बाद आजाद होगा, और ठीक 1931 के बाद 47 में ही देश आजाद हुआ था, कि इस देश को 15 साल लगेंगे। और एग्जैक्ट सौभाग्य ये था, या संयोग लगा लो कुछ ऐसा बना, वो 47 में जाकर ही आजाद हुआ, अगस्त तक आजाद हो चुका था। ऐसा कहकर भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का दिन फिक्स किया गया 24 मार्च 1931 को दिन तय किया गया, अब इनको फांसी दे दी जाए। लेकिन एक चीज और तय की अंग्रेजों ने कि भी इसको फांसी एक दिन पहले देने पड़ेगी, ये कानून के खिलाफ था। नियम होते हैं कुछ फांसी देने के, जिसमें नियम है कि फांसी सुबह 6 बजे दी जाएगी, उसी दिन दी जाएगी, आगे पीछे नहीं दी जाएगी, कुछ नियम होते हैं। ऐसे करके उन्होंने फांसी एक दिन पहले दी और शाम को ही दे दी, सुबह नहीं दी, रात को ही फांसी दे दी, एक दिन पहले ही। जिसमें उन्होंने सोचा कि अगर हम फांसी देंगे तो ये भारतीय क्या करेंगे, इनके शवों को लेकर, इनके शरीर, मृत शरीरों को लेकर गांव गांव शहर शहर घूमेंगे, जिससे एक ज्वाला उठेगी और शायद हम ज्यादा दिन तक इस देश पर न टिक पाएंगे, राज नहीं कर पाएंगे। देख लो, जब भगत सिंह जीवित था, मृत था, तो भी उनके अंदर कितना डर पैदा था। जीवित था तो कितना डर होगा अंग्रेजों के अंदर। ये डरपोक भी इतने ही थे, अत्याचारी जितने हैं ना, ये कायर भी इतने हैं। कोई बड़ी ताकत नहीं, अगर हम एक साथ जुट होकर इनके प्रहार करें ना किसी के अंदर, ये मुगल आए, औरंगजेब, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। बस दिक्कत ये आई, जातिवाद में हम फंसे रहे, हम ये मान बैठे ये तो उस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये उस क्षेत्र का है, ये वो भाषा बोलने वाला है। इसी कारण 1000 साल तक देश को गुलामी भोगनी पड़ी। आज अगर नहीं सुधरे, देश फिर गुलाम होगा, फिर कोई मलेच, कोई आयताताई आकर, कोई ईरान से फिर आएगा, कोई इराक से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा, इंग्लैंड से आएगा, देश को फिर गुलाम कर लेगा। भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी दे दी जाती है, और उसमें क्या तय किया जाता है, एक ट्रक होता है, उसमें उन तीनों की बॉडी को रख दिया जाता है पीछे, और जो ट्रक ड्राइवर होता ना, उसका मुख्यतः काम होता था सब्जी लेकर आना जेल के लिए। क्या लेकर आना? सब्जियां लेकर आता था वो। उस ट्रक ड्राइवर को कहा गया, भाई एक काम करना, तू पूछेगा नहीं, जो पीछे अधिकारी बैठे नहीं, इनसे कुछ बात नहीं करेगा तू, तेरे को सिर्फ ये काम करना है, जहां जाकर ट्रक को लेता आगे लेकर जाता रहना। उसको इस बात को सुनकर शक हुआ, वो थोड़ी दूर चला ना, वो पीछे गया, उसने एक बहाना बनाया, भाई कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है ट्रक के अंदर, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा कह के वो थोड़ी बहुत ऐसी फिजूल में चाबी पानी लगाकर देखता है, तब वो पूछता है कि ट्रक में क्या है। ऐसे करके वो चेक कर लेता है, उसमें दिखाई तो लाश है, शायद किसी की, मृत शरीर है। उन्हें ये नहीं पता ये भगत सिंह की है। तब वो उनसे पूछता है किसकी बॉडीज हैं, डेड बॉडीज। वो कहता है अपना काम कर, तेरे को इससे क्या मतलब। तब वो कहता है अरे तू भी भारतीय, मैं भी भारतीय, ये तो उदरपूर्ति के लिए इनकी नौकरी करनी पड़ रही है, नहीं तो हम तो है तो भारतीय ही। देख लो कितनी अच्छी सोच उस व्यक्ति की, कि तू भी तो मेरा भाई है, तो अंग्रेजों की साइड ले रहा। तब वो बताते हैं ये भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की मृत शरीर है। तब वो चौंक जाता है कि इनको तो फांसी कल होनी थी। तब वो उन्हें पूरा एजेंडा बताते हैं, भाई एक दिन पहले इसलिए फांसी दे दी गई इनको। तब वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलता हूं जहां इनको अच्छे से दाह संस्कार कर दिया जाए इनका। तब वो ऐसे करके एक गांव में पहुंच जाते हैं जिसका नाम है हुसैनी वाला। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है अमृतसर के पास, वहीं गांव पड़ता है हुसैनी वाला, बिल्कुल लास्ट में बॉर्डर के पास। वहां जाता है और ये कहता है चलो मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लेके आता हूं, तब तक आप यहीं बैठो। ऐसा कह के गांव में घूमता और प्रचार करता है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव है
उनका मृत शरीर है। और ऐसे ऐसे अंग्रेज हैं जो यहाँ लेकर आए हुए हैं और इन्हें जलाकर नदी में फेंकना चाहते हैं। प्रचार किया और गांव वाले लोगों को इकट्ठा करके लेके आया वो ट्रक ड्राइवर। ऐसा करके वो इकट्ठा लेकर आया और वहां पर उनको बड़ी सम्मान के साथ तीनों का देह संस्कार किया गया। आखिर में उनका हुसैनी वाली जगह पर हमें जाना चाहिए ना, देख कर आनी चाहिए हुसैनी वाला। वहां उनकी समाधियां बनी हुई हैं तीनों, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की। और इनका जो साथी था ना बटुकेश्वर दत्त, उसने मरते टाइम एक डिमांड की थी कि मेरी भी समाधि, मेरा जो दोस्त था ना भगत सिंह हुसैनी वाला, वहीं भी मेरी समाधि साइड में होनी चाहिए। वहां 4 समाधियां हैं, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त की। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कह लो या कुछ कह लो, आज अगर हम वहां की स्थिति देखें, वहां पर्यटन स्थल बिल्कुल भी नहीं है। हमारा गांव का एक जोड़ होता ना, जोड़ टाइप है, जब कुछ नहीं होता, पेड़ ना पौधे, सारा कच्चा। वहां समाधियां तो है लेकिन वहां कोई देखने वाला बिल्कुल भी नहीं है, कोई देखने बिल्कुल भी नहीं जाता है। उनकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है। ये मंत्री लोग, नेता लोग अपना तो पेट इतना फुला रहे हैं खा खा के हराम का, लेकिन उन समाधियों पर जहां पैसा लगना चाहिए था ताकि हमारे देश के लोग, युवा उसे फिर देखें और उनके अंदर जोश पैदा हो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, दोबारा मर मिटने के लिए तैयार हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिसने देश के लिए अपने प्राण, अपना पूरा का पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया, उनकी आज समाधियां वास्तव में कोई देखने तक नहीं जाता, क्योंकि वहां दिखने रहने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां पक्षियां बीट कर रहे हैं, कहते हुए शर्म आ रही है। ये हालात है। और वहीं का बताता हूं मैं, 1857 में जो क्रांति हुई थी ना, देश लगभग आजादी पर था। पटियाला, एक जगह का नाम क्या है, यहां पटियाला में एक परिवार होता है जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा चमचा, अंग्रेजों का सबसे बड़ा चमचा, और उन्हीं का पोता आज कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब का मुख्यमंत्री है, जिन्होंने देश के लिए प्राण दिए, पूरी जिंदगी व्यर्थ कर दी। उनकी तो समाधियों पर आज बंदर पक्षी घूमते फिरते हैं। और जो अंग्रेजों का साथ दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब का मुख्यमंत्री आज। और मैंने तुम्हें बताया था ना, लोकनाथ, पंडित लोकनाथ, जिसने उसका यज्ञोपवीत करवाया था भगत सिंह का, वो कौन है? राकेश शर्मा का नाम सुना है, जो चांद पर गए थे अंतरिक्ष में, है ना? उनके सगे दादाजी हो पंडित लोकनाथ। ऐसे कहकर हुसैनी वाली का आज ये सीन है। एक भगत सिंह ने पत्र लिखा था, HSRA जब इनकी 1924 में बनी ना, घोषणा पत्र कहते हैं जिसे, उसमें भगत सिंह की खुद की राइटिंग भी है। वो मुख्यतः लिखा था राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के द्वारा। उसमें टोटल करके ना 29 बिंदु हैं, पॉइंट कितने हैं? 29 पॉइंट है। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता ना, उसमें 29 पॉइंटों का जिक्र होता है कि भाई हमें कैसा कैसा देश चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, हम देश में क्या क्या करना चाहते हैं। उसमें सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारी। उसमें भगत सिंह की खुद की भी हैंड राइटिंग है। मुख्यतः किसके द्वारा लिखा हुआ था वो? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी या लाहिड़ी। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट